तो गेट 2023 के लिए सीटीक्यू सीरीज में हम लोग नेटवर्क थ्योरी के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। बेसिक क्वेश्चंस के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया, किस तरीके से नोडल इक्वेशंस लिखा जा सकता है, किस तरीके से मेश इक्वेशंस फॉर्म किया जा सकता है, सुपर नोड किस तरीके से अप्लाई किया जा सकता है, सुपर मेश किस तरीके से अप्लाई किया जा सकता है। तो उन्हीं बेसिक फंडामेंटल आइडिया पे बेस्ड ये एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहा है। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। इस सीटीक्यू सीरीज का मतलब ये नहीं है आंसर लाना बिल्कुल भी मतलब नहीं है, सॉल्यूशन तक पहुंचना बिल्कुल भी मतलब नहीं है। किस तरीके से क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, उससे बेसिक अंडरस्टैंडिंग किस तरीके से क्रिएट करनी है, इन कॉन्सेप्ट को दूसरे नए क्वेश्चन में किस तरीके से अप्लाई करना है, ये फंडामेंटल आइडिया है इन सीटीक्यू सीरीज का। तो इस पे आप गौर करिएगा और सॉल्यूशन की तरफ मत भागिए, आंसर की तरफ मत भागिए, अंडरस्टैंडिंग की तरफ भागिए, जिससे ओवरऑल आइडिया हम लोग क्रिएट कर सकें। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। इन बिलो गिवन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क फाइंड द वैल्यू ऑफ आई बाय यूजिंग मेश एनालिसिस। के आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है मेश एनालिसिस के थ्रू। ये इस तरीके के क्वेश्चन आपको ईएससी काइंड ऑफ डिस्क्रिप्टिव पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। अदरवाइज अगर आप गेट के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं या फिर किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में एमसीक्यू काइंड ऑफ क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, न्यूमेरिकल आंसर डेटा टाइप क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा कि आप किसी भी मेथड लगा के जो आंसर आपको देखने के लिए मिल रहा है उसमें वैल्यूज पुट अप करनी है आपको फिल इन द ब्लैंक्स में। अगर न्यूमेरिकल आंसर डेटा टाइप क्वेश्चन है, अगर आपका एमसीक्यू काइंड ऑफ क्वेश्चन है तो 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को टिक करना है। अब वहां पे आप किस मेथड के थ्रू सॉल्यूशन कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। जबकि अगर आप डिस्क्रिप्टिव पेपर लिख रहे हैं वहां पे आपको मैटर करेगा कि आप किस मेथड, अगर स्पेसिफाइड है मेश एनालिसिस से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो उसी मेश एनालिसिस के मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम लोग जस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग में है किस तरीके से इक्वेशंस का फॉर्मेशन किया जा सकता है, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने लिया हुआ है। तो इसके सॉल्यूशन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन, यहां पे हम लोगों को एक डिपेंडेंट सोर्स भी देखने के लिए मिल रहा है जिसकी वैल्यू 2i से मेंशन है। तो इस डिपेंडेंट सोर्स का किस तरीके से नेमिंग कर सकते हैं, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स देखने के लिए मिल रहा है। करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है ये तो देखने के लिए मिल रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है, करंट की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। कहां के करंट की वैल्यू पे, इस आई की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। तो करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है और इस आई की वैल्यू यहां के आई के वैल्यू पे डिपेंड कर रही है, इजंट इट। तो इसकी सॉल्यूशन की तरफ अगर हम लोग मूव करें तो हम लोगों ने मल्टीपल टाइम्स देखा हुआ है कि जब भी आप सॉल्यूशन बना रहे हैं चीजों का, तो सॉल्यूशन बनाते समय क्वेश्चन को एक बार सॉल्यूशन में अगेन आप लोग लिखने की कोशिश किया करिए अपने हैंड रिटन नोट्स में, जिससे कभी भी आप रिवीजन करते रहें तो आपको डाउट ना हो कि क्वेश्चन में क्या क्या चीजें मेंशन थी और कौन कौन सी पोलैरिटीज हम लोगों ने एज्यूम किया हुआ है, क्या क्या चीजें हम लोगों ने एज्यूम करके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो इन सारी चीजों का विशेषकर ध्यान रखिएगा, जिससे आप स्मूदर वे में अपने सॉल्यूशन को, रिवीजन को किसी भी एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड। तो मिनिमम से मिनिमम टाइम में आप जो है इस पूरे सिलेबस का रिवीजन कर सकते हैं स्मूदर वे में, अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं। आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा किसी भी एग्जामिनेशन के लिए अगर आप रिवीजन कर रहे हैं नेटवर्क थ्योरी का या फिर किसी अदर सब्जेक्ट का, तो क्योंकि इससे डाउट नहीं होगा आपको कि क्या क्या पोलैरिटीज गिवन थी, क्या क्या आपने एज्यूम किया हुआ है। तो चलिए हम लोग कुछ सेट ऑफ इक्वेशंस लिखने की कोशिश करते हैं कि एक मेश आपको ये देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि मेश एनालिसिस से हम लोगों को सॉल्व करना है। तो इस मेश को हम लोग फर्स्ट मेश कंसीडर करते हैं और इसके करंट को I1 से कंसीडर करते हैं। इस मेश के करंट को हम लोग I2 से कंसीडर करते हैं। इस मेश के करंट को हम लोग I3 से कंसीडर करते हैं। तो 3 मेश है, 3 करंट से हम लोगों ने स्पेसिफाई कर दिया। अब मेश 1 के लिए अगर आप इक्वेशन लिखते हैं, मेश 1 के लिए अगर आप इक्वेशन लिखते हैं तो -5, क्योंकि करंट के फ्लो होने के डायरेक्शन में फर्स्ट पोलैरिटी आपको माइनस देखने के लिए मिल रही है। तो अगर आपने फर्स्ट पोलैरिटी टच किया हुआ है तो सारे के सारे एलिमेंट्स में आपको फर्स्ट पोलैरिटी ही पिकअप करना है। तो यहाँ पे करंट किसी भी पैसिव एलिमेंट में अगर एंटर कर रही है तो फर्स्ट पॉजिटिव क्रिएट करेगी, देन नेगेटिव। फिर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है तो यहाँ पे पॉजिटिव क्रिएट करेगी, यहाँ पे नेगेटिव। इस तरीके से अपना पाथ का क्लोज कंप्लीट पाथ कंप्लीट करेगी। तो करंट के फ्लो होने के डायरेक्शन में फर्स्ट पोलैरिटी क्या है, +1 I1। देन इस एलिमेंट के बाद इसमें अगर लिखना है तो 1 ओम का रेजिस्टेंस है, तो फर्स्ट पोलैरिटी क्या है, इसकी भी प्लस देखने के लिए मिल रही है, तो +1। और यहां पे करंट की वैल्यू अगर आप देखते हैं,
करंट की वैल्यू अगर आप देखते हैं तो किस में इसके लिए इक्वेशन लिख रहे हैं, फर्स्ट में इसके लिए इक्वेशन लिख रहा है। तो फर्स्ट में इसके इक्वेशन में जो करंट की वैल्यू आपने एज्यूम किया हुआ है फर्स्ट में इसमें वो I1 है, तो I1 यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेसिफाई कर देते हैं हम लोग। अब देखते हैं कि यहाँ पे और कौन सी करंट देखने के लिए मिल रही है। I1 इस डायरेक्शन में देखने के लिए मिल रही है, I2 की करंट इस डायरेक्शन में देखने के लिए मिल रही है, मतलब I1 और I2 एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में देखने के लिए मिल रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर एलिमेंट में दो करंट्स देखने के लिए मिल रही हैं, एक इसमें इसका करंट, एक इसमें इसका करंट, मतलब ओवरऑल दोनों करंट्स को हम लोगों को यहाँ पे इक्वेशन में कंसिडर करने की जरूरत है। पोलैरिटीज यहाँ पे इस करंट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने प्लस माइनस मार्क किया हुआ है। जिस मेष के लिए आप इक्वेशन लिख रहे हैं उस मेष के करंट के हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पे वोल्टेज की पोलैरिटी, वोल्टेज ड्रॉप की पोलैरिटी मार्क की हुई है। तो फर्स्ट पोलैरिटी करंट के फ्लो होने के डायरेक्शन में प्लस थी, इसीलिए यहाँ पे प्लस लिखा। रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम थी, यहाँ पे 1 स्पेसिफाई किया। इसमें इसमें है, इसमें इसका इक्वेशन लिख रहे हैं तो I1 है, तो I1 हम लोगों ने स्पेसिफाई किया। I1 और I2 सेम डायरेक्शन में है या फिर अपोजिट डायरेक्शन में, केवल इतना बताइए। I1 इस डायरेक्शन में जा रहा है, I2 की वैल्यू इस डायरेक्शन में जा रही है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए I1 अगर प्लस में है तो I2 की वैल्यू माइनस में होगी। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होते तो दोनों प्लस से हम लोग स्पेसिफाई करते हैं, I1 प्लस I2 से। और कोई एलिमेंट है क्या इसमें? इसमें ये एक एलिमेंट था, ये एक एलिमेंट था, ये एक एलिमेंट था, तीनों एलिमेंट्स में इक्वेशंस हम लोग लिख चुके हैं, मतलब ये इक्वेशन कंप्लीट हो चुका है। ये एक इक्वेशन हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। इसका फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 2I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 5। ये एक इक्वेशन हम लोगों को देखने के लिए मिला, इक्वेशन 1 से हम लोगों ने स्पेसिफाई किया। अब सेकंड वाले मेष में अगर हम लोग इक्वेशन लिखते हैं, सेकंड वाले मेष में अगर इक्वेशन लिखें, मेष 2 में अगर हम लोग इक्वेशन लिखते हैं तो मेष 2 में इस एलिमेंट से, किसी भी एलिमेंट से आप चालू कर सकते हैं। इस एलिमेंट से मैं लिखना चालू करता हूं इक्वेशन को। करंट इस डायरेक्शन में इस पैसिव एलिमेंट में फ्लो कर रहा है तो पॉजिटिव नेगेटिव क्रिएट करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव क्रिएट करेगा। देन करंट देखिए इस एलिमेंट में इस डायरेक्शन में इंटर कर रहा है, तो इस करंट के हिसाब से, I2 करंट के हिसाब से, क्योंकि किस मेष के लिए है, सेकंड वाले मेष का कंसीडरेशन कर रहे हैं, सेकंड वाले मेष के करंट के हिसाब से आप वोल्टेजेस की पोलैरिटी मार्क करेंगे। और किसी भी पैसिव एलिमेंट में रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस या फिर कैपेसिटेंसेस में बात करें कि करंट अगर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो यहां पे पॉजिटिव क्रिएट करेगा, यहां पे नेगेटिव ड्रॉप। और करंट अगर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो करंट के फ्लो होने के डायरेक्शन में फर्स्ट पोलैरिटी प्लस होगी और सेकंड पोलैरिटी आपको माइनस देखने के लिए मिलेगी। ये बेसिक फंडामेंटल आइडिया है। नाउ मेष 2 में हम लोग बात करें तो फर्स्ट पोलैरिटी से हम लोग चालू करते हैं, प्लस से हम लोग चालू कर रहे हैं, और ये 1 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे। और इस वाली एलिमेंट में कौन सी करंट है? केवल और केवल I2 देखने के लिए मिल रही है, और कोई करंट नहीं है, इसीलिए I2 से हम लोगों ने स्पेसिफाई किया। इस वाले एलिमेंट में फिर से फर्स्ट पोलैरिटी कंसीडर करें तो प्लस देखने के लिए मिल रही है, रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम है। और इसमें करंट की वैल्यू अगर हम लोग देखें तो इस एलिमेंट में करंट की वैल्यू I2 इस डायरेक्शन में देखने के लिए मिल रही है, टॉप से बॉटम में। और ये वाली करंट भी यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है जो कि I3 करंट है, जो कि बॉटम से टॉप में जा रही है। तो दोनों करंट इस एलिमेंट में देखने के लिए मिल रहे हैं, मतलब कि आप किस वाले मेष में है? सेकंड वाले मेष में है। तो सेकंड वाले मेष के करंट को पहले आप लिखेंगे, तो I2 की वैल्यू को आप पहले लिखेंगे, यहाँ पे I2 की वैल्यू को पहले लिखेंगे। अब I3 की वैल्यू को लिखेंगे और आप ये देखने की कोशिश करिए कि इस एलिमेंट में I2 करंट इस डायरेक्शन में है, I3 इस डायरेक्शन में है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है। और अपोजिट डायरेक्शन में है इसीलिए मैंने यहाँ पे माइनस का साइन इंडिकेट किया कि I2 माइनस I3 से मैं रिप्रेजेंट करूंगा। अगर सेम डायरेक्शन में होते तो प्लस से कंसिडरेशन करता। फिर इस एलिमेंट में इक्वेशन आपने लिख लिया। अब ये वाला एलिमेंट बचा, तो फर्स्ट पोलैरिटी करंट के फ्लो होने के डायरेक्शन में आपको प्लस देखने के लिए मिल रही है, तो प्लस आपने कंसिडर किया। और इस वोल्टेज सोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है? 2I देखने के लिए मिल रहा है, जहां पे I, स्मॉल I क्या है? एक वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 2I हम लोगों ने स्पेसिफाई कर दिया। अब इस वाले एलिमेंट में अगर आप इक्वेशन लिख रहे हैं तो यहाँ पे भी दो करंट देखने के लिए मिल रही हैं। तो फर्स्ट पोलैरिटी आपको करंट के फ्लो होने, इस करंट के फ्लो होने के डायरेक्शन में, क्योंकि आप सेकंड मेष में इक्वेशन लिख रहे हैं तो इसी करंट के हिसाब से पोलैरिटी डिसाइड करेंगे। फर्स्ट पोलैरिटी प्लस देखने के लिए मिल रही है, और ये वाले एलिमेंट का रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम देखने के लिए मिल रही है। और कौन कौन से करंट देखने के लिए मिल रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आप किस मेष में है? सेकंड वाले मेष, तो सेकंड वाले मेष का करंट पहले लिख दीजिए। और I2 और I1 दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, देखिए I2 इस डायरेक्शन में जा रहा है, I1 इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसीलिए I2 माइनस I1 से मैं स्पेसिफाई करूंगा इस पर्टिकुलर एलिमेंट में जो भी इक्वेशन है। तो ये सारे
इस मेज के सारे एलिमेंट्स को कवर कर लिया, मतलब ये मेज कंप्लीट हो गया, इज इक्वल टू 0। अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस इन अ पर्टिकुलर मेज इज ऑलवेज 0। तो ये सेटिस्फाई होता हुआ देखने के लिए मिल रहा है। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई अगर हम लोग करते हैं तो -i1 i2 की वैल्यू 1 2 3 -i3 प्लस 2i इज इक्वल टू 0 देखने के लिए मिल रही है। ये इक्वेशन 2 का फॉर्मेशन किया। दोनों इक्वेशन में अगर कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम लोग इस पे डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होगा इन दोनों इक्वेशन में, सारी चीजें आपके अंडरस्टैंडिंग में होंगी, कोई किसी भी तरीके का कोई डाउट आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो दोनों इक्वेशन में मेस की एनालिसिस हम लोगों ने किया। थर्ड वाले मेस में अगर हम लोग इक्वेशन का कंसिडरेशन करें, थर्ड वाले में हम लोग अगर कंसिडर करें, थर्ड वाले मेस में, तो मेस थर्ड में अगर हम लोग कंसिडर करें चीजों का, तो यहां पे करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो इस करंट के हिसाब से ये पोलैरिटी हुई। करंट इस डायरेक्शन में है तो इस करंट के हिसाब से i3 करंट के हिसाब से ये पोलैरिटी यहां पे देखने के लिए मिल रही है। तो कहीं से भी आप चालू कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट से इक्वेशन लिखना। सपोज करिए इस एलिमेंट से अगर मैं चालू करूं तो करंट के फ्लो होने के डायरेक्शन में फर्स्ट पोलैरिटी पॉजिटिव है, 1i3। इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप का कंसिडरेशन किया। करंट के फ्लो होने के डायरेक्शन में फर्स्ट पोलैरिटी नेगेटिव देखने के लिए मिल रही है और इसका मैग्नीट्यूड 2i है। इट्स ओके। अब इसमें इस वाले एलिमेंट में देखिए दो करंट्स देखने के लिए मिल रही है, एक i3 और एक i2 देखने के लिए मिल रहा है। यहां पे ये एक क्या है, ये वोल्टेज सोर्स है या फिर करंट सोर्स है। यहां पे हम लोगों को जो पोलैरिटी गिवन है उसी के हिसाब से चलना है। लेकिन ये जो रेजिस्टेंसेस, ये सारे जो एलिमेंट है, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंसेस, इसमें करंट के फ्लो होने के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग पोलैरिटीज मार्क करनी है और उन पोलैरिटीज को ही केवल कंसिडर करना है। अब i3 इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, फर्स्ट पोलैरिटी आपको पॉजिटिव देखने के लिए मिल रही है, रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 देखने के लिए मिल रही है। करंट्स की वैल्यू के बारे में बात करिए तो i3 इस डायरेक्शन में है तो i3 लिख दीजिए पहले। और कौन सा करंट देखने के लिए मिल रहा है, i2 देखने के लिए मिल रहा है। i3 बॉटम टू टॉप, i2 टॉप टू बॉटम, मतलब कि यहां पे i3 माइनस i2 लिखना पड़ेगा हम लोगों को, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए। अब इसका इक्वेशन अगर हम लोग फॉर्म करते हैं तो -i2 प्लस 2i3 माइनस 2i इज इक्वल टू 0। तो ये तीन इक्वेशंस हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्म किया। तीन इक्वेशंस हम लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं। हैप्पीली हम लोगों ने फॉर्म किया। किसी भी तरीके का कोई भी स्टूडेंट को किसी भी तरीके का कोई भी डाउट नहीं है, ऐसी आशा करते हैं कि वेरी सिंपल इक्वेशंस है, इसमें किसी भी तरीके का डाउट होना भी नहीं चाहिए आप लोगों को। तो ये तीन इक्वेशंस हम लोगों ने फॉर्म किया। अब बात करते हैं ये जो डिपेंडेंट सोर्स है उसके बारे में। जो डिपेंडेंट सोर्स है यहाँ पे 2i मैग्नीट्यूड देखने के लिए मिल रहा है। तो अब इस i की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करिए। देखिए अगर आप इसको जूम करते हैं, जूम इन करता हूं मैं और आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करने की कोशिश करता हूं कि देखिए ये एक पर्टिकुलर ब्रांच है, इस तरीके से एक ब्रांच है, ये वाले ब्रांच को मैंने यहां पे रिप्रेजेंट किया और करंट आई का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में आपको देखने के लिए मिल रहा है। करंट आई इस डायरेक्शन में देखने के लिए मिल रही है। I1 जो है आपको, I1 देखिए इस पर्टिकुलर एलिमेंट में I1 इस डायरेक्शन में है, I1 इस डायरेक्शन में है। I2 किस डायरेक्शन में, I2 इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है ना, I2 इस डायरेक्शन में देखने के लिए मिल रही है। तो यहां से हम लोगों ने ये ऑब्जर्वेशन हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। सही है ऑब्जर्वेशन, बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये डिसाइड करना है, ऑब्जर्व करना है कि ये वाला जो करंट है वो किस डायरेक्शन में है, कौन से करंट के डायरेक्शन में है। तो ये I1 के डायरेक्शन में है कि I2 के डायरेक्शन में। तो देखिए I1 भी इसी डायरेक्शन में है और ये I भी इसी डायरेक्शन में है। तो मैं I1 और I2 क्या है, I1 I2 दोनों एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में, तो I1 माइनस I2 इज इक्वल टू I लिख सकता हूं। I1 माइनस I2 इज इक्वल टू I लिख सकता हूं। यहां पे भी किसी को कोई डाउट नहीं है। अगर सपोज करिए ये करंट I2 होता, ये करंट I1 होता, तो I2 माइनस I1 इज इक्वल टू I लिखता। ये वाले करंट को देख के चलना है कि ये वाला करंट और ये वाले करंट, सॉरी,
ये वाला जो करंट है वो किसके करंट के सेम डायरेक्शन में है, तो I1 के सेम डायरेक्शन में है, इसीलिए मैंने I1 माइनस I2 लिखा इज इक्वल टू I। और अगर सपोज करिए यहाँ पे I1 होता, यहाँ पे I2 होता, तो ऑब्वियसली अकॉर्डिंगली हम लोग चेंज करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको अंडरस्टैंडिंग मेंटेन हो चुकी होगी। तो इस वाले इक्वेशन से ये इक्वेशन आपको देखने के लिए मिल रहा है, ये एक फर्दर फोर्थ वाला इक्वेशन मैच होता हुआ देखने के लिए मिल रहा है। 4 इक्वेशंस का फॉर्मेशन हम लोग कर चुके हैं, इन 4 इक्वेशंस का फॉर्मेशन हम लोग कर चुके हैं। अगर आप गौर से देखें तो 4 इक्वेशंस फ्रेम हो चुकी हैं। अब इस I की वैल्यू इक्वेशन 4 की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करिए एंड इक्वेशन 4 की वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट करिए, तो जिससे ओवरऑल जो वेरिएबल्स हैं वो रेड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि I की वैल्यू अब आपको मिल चुकी है I1 एंड I2 के टर्म्स में, तो ओवरऑल इक्वेशन यहाँ पे रेड्यूस हो जाएंगे। तो चलिए अगर हम लोग 2 में पुट करते हैं तो माइनस I1 प्लस 3I2 माइनस I3 प्लस 2, I की वैल्यू हम लोगों को I1 माइनस I2 देखने के लिए मिल रही है, I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 0। अब इसको अगर रेड्यूस करते हैं तो 2 माइनस 1 मतलब कि I1 देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे, और I2 के टर्म्स में बात करें तो 3 माइनस 2 मतलब कि यहाँ पे I2 देखने के लिए मिलेगा, एंड देन माइनस I3 इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन मिल गया आपको, जो कि हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। 4 के बाद इक्वेशन 5 कंसिडर कर सकते हैं। एंड अगर आप इसी वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट करते हैं, इक्वेशन 3 में अगर आप पुट करते हैं I की वैल्यू, तो माइनस I2 प्लस 2I3 माइनस 2, I की वैल्यू क्या है I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 0। डिटेल में आइडिया क्रिएट कर रहे हैं इस क्वेश्चन के बारे में, जिससे अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सके। माइनस 2I1 लिख दिया आपने, देन माइनस माइनस प्लस 2I2 माइनस I2 मतलब कि प्लस I2 देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे, प्लस 2I3 देखने के लिए मिलेगा, इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन नंबर 6 का फॉर्मेशन आपने कर लिया। तो इक्वेशन नंबर 5 एंड 6 आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, जिसमें I वाला जो वेरिएबल था वो एलिमिनेट हो चुका है। अब I1 प्लस I2 माइनस I3 आपको देखने के लिए मिल रहा है, I1 प्लस I2 माइनस I3 इज इक्वल टू 0। एंड सेकेंड इक्वेशन में माइनस 2I1 प्लस I2 प्लस 2I3 इज इक्वल टू 0 आपको देखने के लिए मिल रहा है, इजंट इट? तो ये दोनों चीजें आपको देखने के लिए मिल रही हैं, ये दोनों चीजें आपको यहां से देखने के लिए मिल रही हैं। नाउ अब इक्वेशन 1 यहां पे था, अब सारी इक्वेशंस को एक जगह अगर हम लोग लिखें तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहीं से आपको सारी चीजें देखने के लिए मिल रही, सारी बोर्ड में सारी चीजें आपको देखने के लिए मिल रही हैं यहां से। जस्ट अ सेकेंड, ये 3 इक्वेशंस का फॉर्मेशन हम लोगों ने कर लिया है ओवरऑल। जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड रुकिएगा। नाउ अब कुछ सेट ऑफ इक्वेशंस हम लोगों ने फॉर्म कर लिया हुआ है यहाँ पे। अब इन इक्वेशंस की वैल्यूज पुट करते हैं और फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं चीज़ों को। एक सेकंड रुकिएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे सम प्रॉब्लम हो रहा है, हैंगिंग प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब ये सेट ऑफ इक्वेशंस मिल चुके थे आपको, फर्स्ट वाला इक्वेशन मिल चुका था, कुछ सेट ऑफ इक्वेशंस मिल चुके थे। अब इस इक्वेशंस की हेल्प से आपको ओवरऑल किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, फाइंड द वैल्यू ऑफ आई फाइंड आउट करनी थी। तो ओवरऑल इक्वेशंस हम लोग बिल्डअप कर चुके थे और इक्वेशंस बिल्डअप हम लोगों का हो चुका था, और आई की वैल्यू अगर हम लोगों को फाइंड आउट करनी है तो मैं आई की वैल्यू आपको लिख दे रहा हूं, आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। आई इज इक्वल टू I3 इज इक्वल टू
I इज नथिंग बट I3 ओनली। अगर आपको I3 की वैल्यू मिल जाती है तो I की वैल्यू मिल जाएगी विच इज 2.5 एम्पियर, आपको ये आंसर मिलेगा। 2.5 एम्पियर आपको ये आंसर देखने के लिए मिलेगा। आप लोग इवेल्युएट करिएगा और चीजों को आपको कुछ नहीं करना है। ये जो 6 इक्वेशंस हम लोगों ने फॉर्म किया हुआ था, इक्वेशन फर्स्ट एंड 6 को अगर आप ऐड करते हैं तो आपको I3 की वैल्यू मिल जाएगी और I3 इज नथिंग बट I इज इक्वल टू 2.5 एम्पियर, आपको करेक्ट आंसर देखने के लिए मिलेगा। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट से समझ में आया कि किस तरीके से चीजों को कंसीडर करना है, किस तरीके से करंट्स का डायरेक्शन पिकअप करना है और किस तरीके से वोल्टेजेस की पोलैरिटीज मार्क करनी है डिफरेंट डिफरेंट करंट के लिए, कि कोई भी ब्रांच 2 करंट से भी इन्फ्लुएंस हो सकता है, 3 करंट से भी इन्फ्लुएंस हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को इक्वेशन लिखना आना चाहिए, जिसके लिए ये पर्टिकुलर क्वेश्चन लिखा गया था और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हम लोग मेंटेन कर चुके हैं। इस CTQ सीरीज में नेक्स्ट सेशंस में अगर हम लोग बात करें तो अगेन ब्यूटीफुल क्वेश्चंस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, जिससे नेटवर्क थ्योरी के कॉन्सेप्ट को बिल्डअप किया जा सकता है और ये ग्रेजुअल प्रोसेस की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे ना। इमीडिएटली सारी चीजें कोई भी सब्जेक्ट अंडरस्टैंड नहीं किया जा सकता है। किसी भी चीजों को लर्न करने के लिए ग्रेजुअल प्रोसेस होना चाहिए। ये क्यूम्युलेटिव इफेक्ट है, क्यूम्युलेटिव प्रोसेस है। आपको कंटिन्यूटी मेंटेन करनी रहेगी, हार्डवर्क करना रहेगा, मेंटल एबिलिटी अपनी शो करनी रहेगी। कंटिन्यूटी इज द की फॉर द सक्सेस, है ना। तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट सेशंस में अगेन ब्यूटीफुल क्वेश्चन के साथ हम लोग गेट 2023 के लिए इस CTQ सीरीज में साथ होंगे। थैंक यू वेरी मच।